अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस को स्टडी करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी कम्प्लेक्स या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टिंग कंपाउंड दैट आर इन्वॉल्व इन द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन के रेट इक्वेशन में जो रिएक्टिंग कंपाउंड इन्वॉल्व होंगे उनके कोएफिशिएंट का सम एक्चुअली में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दैट इज इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। तो ये बेसिकली जस्ट हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं होती कि जिसको हम स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन से फाइंड कर सकें, बल्कि ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है जिसके कोएफिशिएंट की वैल्यू स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिफरेंट हो सकती है। मूविंग नेक्स्ट, हम देखते हैं कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आमतौर पर डिटर्मिन किस तरह से कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए बी के साथ रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है सी और डी को। तो ए और बी यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट हैं। तो द रेट लॉ फॉर द अबव रिएक्शन कैन बी रिटन एज रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए रेज्ड पावर उसके कोएफिशिएंट स्मॉल ए के मल्टीप्लाई बाय बी रेज्ड पावर उसके कोएफिशिएंट स्मॉल बी से। तो जो सम ऑफ पावर्स है ए और बी का जो सम होगा वो बेसिकली ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ए एंड बी रिप्रेजेंट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए एंड बी इंडिविजुअली। ओके, तो हम ए एंड बी को पार्शियल ऑर्डर ऑफ बी रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन भी कह सकते हैं। ए और बी की वैल्यू इंडिकेट करती हैं कि कोई रेट ऑफ रिएक्शन किसी ख़ास कंसंट्रेशन के रिस्पेक्टिव कितना सेंसिटिव है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट की डीकम्पोजिशन की रिएक्शन में अमोनियम नाइट्रेट डीकम्पोज होता है नाइट्रोजन में और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स में। इस रेट इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं और हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होने का मतलब ये है कि दोनों का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं अमोनियम नाइट्रेट की अमाउंट को डबल करूँगा तो हमारा रेट भी डबल हो जाएगा। अगर मैं अमोनियम नाइट्रेट की अमाउंट को ट्रिपल करूँगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ट्रिपल हो जाएगा। इट मीन्स कि डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड की। 2HI के मॉलिक्यूल्स H2 और एक I2 का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। इस रेट इक्वेशन को हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई HI रेज्ड पावर 2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2 है। इट मीन्स कि अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल करूँगा तो हमारा रेट 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। इट मीन्स कि जितना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा हमारे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की सेंसिटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। फर्स्ट एग्जांपल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 था, तो रेट की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्टिव जो अमोनियम नाइट्रेट की कंसंट्रेशन है सेंसिटिविटी कम है क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कम है। और दूसरी एग्जांपल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन की जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा होगी। इट मीन्स अगर मैं इसकी अमाउंट को डबल करूँगा तो रेट डबल होगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन आयोडाइड की अमाउंट को डबल करूँगा तो रेट 4 गुना ज़्यादा होगा। तो सेंसिटिविटी डिटरमिन करता है ए और बी। इट मीन्स कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के किसी भी जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। तो अगर कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा। ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिव्स द डिपेंडेंसी ऑफ द रेट इक्वेशन ऑन द स्टोइकोमेट्री ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इक्वेशन में हम देखते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन किस तरह से कंसंट्रेशन के साथ डिपेंड करता है, वो हमें बताएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंडली, इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं। ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं होती क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो, फ्रैक्शनल या कोई इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है। ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आइडिया देता है कि आया कि वो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है या वो फास्ट होगा। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन मैकेनिज्म। हम देखते हैं कि आया कि वो रिएक्शन कम्प्लेक्स मैकेनिज्म वाला रिएक्शन है
या वो कोई एक आम तौर पर जो एक एलिमेंट्री रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप में प्रोसीड होता है वो रिएक्शन है। क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू है तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के ऊपर, मिसाल के तौर पर टेम्परेचर, प्रेशर, कंसनट्रेशन वगैरह, तो इनके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत कम्प्लेक्स एंड एलिमेंट्री रिएक्शन कैन बी डिटरमिन्ड। तो इसकी खास बात ये है कि हमारे पास चाहे कोई कम्प्लेक्स रिएक्शन भी हो तो हम उसका भी ऑर्डर डिटरमिन कर सकते हैं। अब हम मज़ीद स्टडी करेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस को। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज केमिकल रिएक्शंस wherein the sum of the exponents in the corresponding rate law of the chemical reaction is equal to 2। तो जैसा कि हमें मालूम है कि हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर उसके रेट लॉ से फाइंड करते हैं। तो रेट इक्वेशन में तो जो रिएक्टेंट का जो कोएफिशिएंट का सम है अगर वो 2 के इक्वल होगा तो वो बेसिकली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। द रेट ऑफ सच रिएक्शन कैन बी रिटन एज इधर। तो इसको हम दो तरह से शो कर सकते हैं। अगर हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट होगा तो वो ए की पावर 2 होगा, और अगर दो रिएक्टेंट होंगे तो दोनों के कंसंट्रेशन के एक्सपोनेंट 1 होंगे। तो आर इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर या आर इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो ये डिपेंड करता है कि कितने रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं उस रिएक्शन के अंदर। हम केस 1 को स्टडी करते हैं कि जब रिएक्टेंट हमारे पास आइडेंटिकल होंगे, टू ऑफ द सेम रिएक्टेंट कंबाइन इन ए सिंगल एलिमेंट्री रिएक्शन। तो किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में अगर सेम रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट पी को बनाएं तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2A कोरिस्पोंड टू आर प्रोड्यूस प्रोडक्ट पी। तो द रिएक्शन रेट फॉर दिस स्टेप कैन बी रिटन एज रेट इसके इक्वल होगा 1/2 डी ओवर डी टी। ये बेसिकली इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है। ओके, जहाँ पर जो इसके कोएफिशिएंट है वो इसके डिनोमिनेटर में आएगा माइनस के साथ, और डी ओवर डी टी। तो क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आया और यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर पी का प्रोडक्ट है तो ये पॉजिटिव का साइन आएगा। ओके, तो किसी भी रिएक्टेंट के जो लॉस होने का रेट है वो इक्वल होता है डी ओवर डी टी इज इक्वल माइनस के ए मल्टीप्लाई बाई ए और इक्वल टू माइनस के ए स्क्वायर। तो ये बेसिकली हम इसकी डिफरेंशियल फॉर्म को स्टडी कर रहे हैं। तो इस डिफरेंशियल फॉर्म में के सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है जिसका यूनिट है वो पर मोलैरिटी पर मिनट है। ओके, या पर मोलैरिटी पर सेकंड होगा। तो देर पर हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर होने की वजह से डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए विल क्वाड्रपल द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्शन रेट। तो अगर इसकी जगह मैं 2 पुट करूँ, मतलब मेन के इसको मैं डबल करूँ, तो हमारा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 गुना ज़्यादा होगा। इन दिस पर्टिकुलर केस अनदर रिएक्टेंट बी कुड बी प्रेजेंट। वो प्रेजेंट तो है लेकिन इस कंसंट्रेशन डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन पूरे रेट ऑफ रिएक्शन को या जो रिएक्शन की स्पीड है उसको इफेक्ट नहीं करती। तो बेसिकली जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बी के रिस्पेक्टिव वो 0 होता है। तो हम इसकी जो ओवरऑल इक्वेशन है वो आर इज इक्वल टू या वी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी 0 की तरह से भी इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, मजीद हम ये देखते हैं कि द रेट एट विच ए डिक्रीजेज कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग दी डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये बेसिकली इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है जो हम लास्ट स्लाइड में स्टडी कर चुके हैं। माइनस डी ओवर डी टी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। हम इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ए स्क्वायर को अगर हम इस साइड पर लेकर आएँ, ओके, तो और डी टी को दूसरी साइड पर लेकर आएँ तो इक्वेशन हमारे पास ये वाली आ जाएगी। सिंस वी आर इंटरेस्टेड इन द चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी इंटीग्रेट बिटवीन टाइम 0 to t। क्योंकि हम किसी पीरियड में किसी कंसंट्रेशन की चेंज को स्टडी करना चाहते हैं तो हम इसको उस टाइम फ्रेम में के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम राइट साइड को टाइम 0 से t की तरफ इंटीग्रेट करते हैं और टाइम 0 से t के में जो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा वो टाइम 0 के ऊपर कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन है और टाइम t के ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो ए टी के जरिए हमने शो किया। तो इन दोनों
लिमिट के दरमियान या कंस्ट्रेंट के दरमियान हमने इसको इंटीग्रेट किया। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के हम देखते हैं कि जो मेन रूल है वो ये वाला है कि अगर किसी एक्स स्क्वेयर का जो कि डिनोमिनेटर में है उसको हम इंटीग्रेट करें तो वो -1/x प्लस एक कांस्टेंट में चेंज होगा। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो जो हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लाएगा उसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये वाली वैल्यू आएगी 1/80 - 1/a0 इज इक्वल टू KT। तो अगर हम मज़ीद इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो 1/8 इज इक्वल टू KT प्लस 1/a0। तो ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट ला है। हम इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो वो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। तो हम मज़ीद इसको स्टडी करते हैं। तो हमने देखा कि जो इंटीग्रेटेड रेट लाया है वो ये वाली है 1/a इज इक्वल 1/a0 प्लस KT। ओके, अगर हम इसकी हाफ लाइफ को थोड़ा सा स्टडी करें और इसकी हाफ लाइफ को भी देखें, ये बेसिकली हम इसकी हाफ लाइफ को स्टडी करेंगे। तो टाइम t किसके होगा, इक्वल होगा t 1/2 के, a इक्वल होगा a0 डिवाइड बाई 2 के, क्योंकि शो करता है कि वो कन्फर्टेशन हाफ हो गई है। जब दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर इनपुट करते हैं तो हमारे पास 1/a0 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू KT 1/2। तो 2 यहाँ से ये ऊपर न्यूमिनेटर में जाएगा, तो 2/a0 माइनस 1/a0, और जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो वो 1/a0 के इक्वल होगा, जो कि इक्वल है KT 1/2 के। T 1/2 यहाँ पर हाफ लाइफ को शो करता है। ओके, तो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो इक्वल होती है 1/k मल्टीप्लाई बाई a0 के। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। इट मीन्स कि टाइम के साथ जब इनिशियल कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो उसकी हाफ लाइफ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये बेसिकली ग्राफ है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। 1/a को हमने ग्राफ बनाया t के साथ, इसकी जो इंटरसेप्ट है वो 1/a0 है जो y इंटरसेप्ट है, और जो स्लोप होगी वो k होगी। ओके, तो ये स्लाइड बेसिकली हाफ लाइफ की कैलकुलेशन के लिए मौजूद थी हमारे पास। तो हमने देखा कि जो फार्मूला हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर ड्राइव किया तो वो फार्मूला इज़ ओनली वैलिड फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वेयर द रेट ऑफ लॉ इज द K²। तो ये बेसिकली आइडेंटिकल रिएक्टेंट के लिए वो फार्मूला होल्ड करता है। अगर आइडेंटिकल रिएक्टेंट्स ना हों बल्कि डिफरेंट रिएक्टेंट्स हों तो हमें उसकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ की इक्वेशन और उसकी हाफ लाइफ की इक्वेशन दोबारा से ड्राइव करना पड़ेगी, और मेथड हमारा वही सेम होगा। द हाफ लाइफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बरक्स दी हाफ लाइफ इज़ नॉट कांस्टेंट, बल्कि हाफ लाइफ क्योंकि कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है तो ये कांस्टेंट नहीं होती बल्कि टाइम के साथ चेंज होती है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द सेकंड केस कि जहाँ पर जो मल्टीपल रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे। ओके, और जो हमारा जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है वो मल्टीपल रिएक्टेंट के ऊपर या उनके कंसंट्रेशन के ऊपर बेस करेगा। तो अगर हमारे पास A और B दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं वो कंबाइन होकर एक सिंगल एलिमेंट्री स्टेप के अंदर किसी प्रोडक्ट P को फॉर्म करते हैं, तो इस रिएक्शन का जो रेट है इस स्टेप के लिए हम इसको लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू, अगर A की रिस्पेक्टिव देखें कि A की जैसे कंसंट्रेशन चेंज होती है तो रेट इज इक्वल टू -d/dt, B की रिस्पेक्टिव देखें तो -dB/dt, और अगर प्रोडक्ट की रिस्पेक्टिव देखें तो वो +dP/dt होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम स्पेसिफिकली देखें कि रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्टिव तो रेट ऑफ लॉस ऑफ रिएक्टेंट ए विल बी इक्वल टू dA/dt इज इक्वल टू -k ओके A मल्टीप्लाई बाई B। तो ये हमारे पास ये रेट इक्वेशन को हमने यहाँ पर इनपुट कर दिया। तो जो इक्वेशन हमने अभी लास्ट स्लाइड में ड्राइव की वो बेसिकली इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के अंदर हम देखते हैं
कि डायरेक्शन अदर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट इज़ 1, क्योंकि यहाँ पर जिनको कोएफिशिएंट है या जो पावर है वो 1 है. दिस मीन्स दैट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल. ओके, and quadrupling the concentration of reactant in separate experiment will quadruple the rate. तो अगर हम इसको रेट को 4 गुना करें, सॉरी कंसनट्रेशन को 4 गुना करें तो वो रेट भी 4 गुना होगा. अगर हम उसको 3 गुना इंक्रीज़ करें तो वो भी 3 गुना इंक्रीज़ होगा. तो अगर हम कंसनट्रेशन ए को डबल करें, ओके, और कंसनट्रेशन बी को क्वाड्रिपल करें, मतलब वो 4 टाइम इंक्रीज़ हो और ये डबल इंक्रीज़ हो, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 8 होता है. तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 8. ओके, हमने इसकी अमाउंट को डबल किया, इसके अमाउंट को 4 गुना ज़्यादा किया, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को सोल्व करके, तब ओवरऑल जो रेट है वो 8 गुना ज़्यादा होगा. 4 मल्टीप्लाई बाई 2. ओके, दिस रिलेशनशिप होल्ड्स ट्रू फॉर एनी वेरिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए आर बी. तो हम किसी भी तरह से इसके दोनों की कंसंट्रेशन को या दोनों में से किसी एक के कंसंट्रेशन को चेंज करके जो हमारे पास रिलेशन है इसको भी स्टडी कर सकते हैं. तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को ड्राइव करने के बाद अब हम उसकी जो इंटीग्रेटेड रेट फॉर्म है उसको भी मज़ीद स्टडी करेंगे. दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने कुछ नया सीखा होगा और अपने इस कॉन्सेप्ट को मुकम्मल तौर पर कम्प्रीहेंसिवली अंडरस्टैंड कर लिया होगा. तो वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया.